फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल मस्ट बी वेरी हैप्पी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज अगर आपने ये वीडियो स्किप की तो आप टेंस को बेहतरीन ढंग से और बिल्कुल परफेक्ट मेथड से सीखने का एक मौका खो देंगे। ये मेरा दावा है दोस्तों कि आज जिसने भी इस वीडियो को देखा वो खुद टेंस का एक मास्टर बन जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आप लोगों के लिए एक टेंस का मेथड लेकर आया हूँ। तो आप देखिए, आज से पहले दुनिया में किसी भी टीचर ने शायद ही आपको इस तरह की एक कंपैरिजन टेबल के द्वारा टेंस को समझाया होगा, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद ये मेरा दावा है कि ज़िंदगी में आप कभी टेंस नहीं भूलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस टेबल से आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे टेंस के सूत्र याद ही नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि वो अपने आप याद होंगे। तो चलिए बात करते हैं। क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा है, तो हम इन तीनों टेंस को अब कंपैरिजन करते हुए कंपैरेटिवली मेथड से पढ़ेंगे। देखते हैं कैसे। बात करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है वो होता है ता है, ती है, ते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम बात करें अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसके जो हिंदी के लास्ट वर्ड होते हैं वो था, थे, थी, या फिर आ, ए, ई का साउंड देते हैं। यह आप लोगों को मैंने पहले बताया था। और अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो वहाँ जो हिंदी के वर्ड का जो एंड होता है वो होता है गा, गे अथवा गी से। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम बात करें इनके पैटर्न्स की, यानी फॉर्मूला या सूत्र की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम एस और यस को ऐड करते हैं एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब ध्यान से आप इसको देखना कि पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला बनता है उसमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को काम में लिया जाता है। ये भी आपको मैंने पहले बताया था। और फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वही फर्स्ट फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट है, सेम जैसा कि प्रेजेंट के फॉर्मूले में है। सिर्फ और सिर्फ ये विल और शेल का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस सिर्फ विल और शेल को यूज़ करने से बनता है, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। अब हम इनके नेगेटिव की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पर आता है और उसके साथ उस नोट से जस्ट पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है। तो यहाँ डू और डस का यूज़ हो रहा है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो दोस्तों आप कंपैरिजन करना प्रेजेंट और पास्ट दोनों के जो फॉर्मूले हैं उनमें आप कंपैरिजन करेंगे तो वही सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पास्ट में भी वही सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में भी वही सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आप ये हाईलाइट जो हो रहे हैं, इन हाईलाइटेड वर्ड्स को देखेंगे, ये हाईलाइटेड वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और दोस्तों सिर्फ यही चेंज होती हैं। कोई सूत्र आपको रटना नहीं है, कोई सूत्र आपको याद करना नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। और ये चीज़ मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब की टेबल समझी थी। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है कि बात अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की करें नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट डू डस के साथ नोट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट डिड एंड नोट, वी वन एंड ऑब्जेक्ट आएगा। और बात करें हम
फ्यूचर इंडेफिनेट की तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट आएगा। इट्स वेरी इजी। अब जब इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे दोस्तों तो यही हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगी। इट्स वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पर डू डज पहले आ गया है, पास्ट की बात करें तो डिड सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है, और अगर हम बात करें फ्यूचर की तो विल शैल को हमने सबसे पहले लिख दिया है। दैट्स सिंपल। बाकी सभी जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑल आर सेम। अब बात करें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तो इसी पैटर्न में थर्ड नंबर पे नोट लग जाएगा। इसी वाले में देखिए डू डज सब्जेक्ट नोट V1 ऑब्जेक्ट। पास्ट की बात हम करें डिड सब्जेक्ट नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट, और बात करें हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की तो विल शैल सब्जेक्ट नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट। Is that clear, friends? I think everything must be clear in everyone's mind because this is the simplest method to understand the pattern of any kind of tense. Clear? अब दोस्तों आप लोगों ने ये बात तो अच्छी तरह से समझ ली कि किसी भी जो तीनों इंडेफिनेट जो टेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का ही सारा रोल होता है। केवल और केवल ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं यही तीनों में चेंज है, और ये इन्हीं की वजह से टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं या पास्ट या फ्यूचर। अब एक ऐसा पैटर्न जो शायद ही कोई टीचर बताता हो वो है WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि इसी फॉर्मूले में हम सबसे पहले WH वर्ड लगा देते हैं। WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। फिर बात करें हम पास्ट इंडेफिनेट की तो WH वर्ड डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि पैटर्न तो इंट्रोगेटिव वाला ही है, केवल उसके पहले WH वर्ड को लगाया है। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें तो WH वर्ड विल शैल सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम आप लोगों के लिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आप इसको समझ लें। इसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों देखिए आप, ये आपके सामने है कंप्लीट तीनों के कंपैरिजन के हाईलाइटेड वर्ड्स और पैटर्न है, और इस पैटर्न को आप अगर ध्यान से देखें तो सारी की सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम है सिवाय हेल्पिंग वर्ब्स के, जो कि प्रेजेंट में है डू डज, पास्ट में है डिड एंड फ्यूचर में है विल शैल। तो आइए दोस्तों अब हम एक एक करके और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए जो हिंदी सेंटेंस है वह हर शनिवार को एक नई कविता लिखता है। अगर यही पास्ट होता तो सिर्फ यहाँ पर चेंज आता, वह हर शनिवार को एक नई कविता लिखता था। और अगर फ्यूचर की बात करें तो वह हर शनिवार को एक नई कविता लिखेगा। तो आपको जो पहचान के शब्द बताए थे ना वो सामने हैं। यहाँ पर हमने बताया था ता है, यहाँ पर हमने बताया था और यहाँ पर गा। पहचान हो गई दोस्तों। दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये पास्ट इंडेफिनेट है और यह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। चलिए बनाते हैं अफर्मेटिव। अब आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट लिखने के बाद सीधे लास्ट में चले जाते हैं लिखता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म का यूज़ करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस लगाते हैं। तो बनेगा ही राइट्स, वह लिखता है क्या, एक नई कविता, अ न्यू पोएम या पोइट्री। और कब लिखता है, एवरी सैटरडे। अब यही सेंटेंस पास्ट में बनता लिखता था तो यहाँ पर राइट की जगह रोट, ही रोट अ न्यू पोएम एवरी सैटरडे। दैट्स वेरी सिंपल। और यही सेंटेंस को हम अगर फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं, वह हर शनिवार को एक नई कविता लिखेगा, तो बनेगा ही विल राइट। प्रेजेंट वाले पैटर्न में ही हमको विल को यूज़ करना है, ही विल राइट अ न्यू पोएम एवरी सैटरडे। अब इन सबके नेगेटिव बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सिर्फ यहाँ डू डज, यहाँ डिड और यहाँ विल शैल, तो वैसे के वैसे ही यहाँ आंसर में भी हम यही करेंगे। सेंटेंस में देखिए, ही डज नॉट राइट
अ न्यू पोएम एवरी सैटरडे। अब दोस्तों इसी का पास्ट अगर जब बनाएंगे कि वह हर शनिवार को कविता नहीं लिखता था, तो सिर्फ इस डज की जगह हम डिड का यूज़ करेंगे, बाकी सारे वर्ड में एक भी जगह कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखिए यहाँ पर भी ही नॉट राइट अ न्यू पोएम एवरी सैटरडे, यहाँ पर भी ही नॉट राइट अ न्यू पोएम एवरी सैटरडे, और यहाँ पर भी ही नॉट राइट अ न्यू पोएम एवरी सैटरडे। सो ओनली द चेंज इज इन हेल्पिंग वर्ब्स डज, डिड एंड विल। और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही डज, यही डिड, यही विल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। देखिए बात करें इंट्रोगेटिव की, डज ही राइट अ न्यू पोएम, मैंने यहाँ पर जानबूझकर एवरी सैटरडे अब नहीं लिखा है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। डज ही राइट अ न्यू पोएम, डिड ही राइट अ न्यू पोएम, और विल ही राइट अ न्यू पोएम, वेरी सिंपल। अब बात करें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तब भी वही होगा, सिर्फ नोट आ जाएगा। डज ही नॉट राइट अ न्यू पोएम, डिड ही नॉट राइट अ न्यू पोएम, और विल ही नॉट राइट अ न्यू पोएम। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान है। अगर हम कंपैरिजन टेबल से टेंस को पढ़ते हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं उनके बीच में, उनके पैटर्न्स में, उनकी पहचान में, तो टेंस बहुत इजी होते हैं। अब हमें ये जो पैटर्न होते हैं दोस्तों, ये सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ इन्हीं का रोल होता है किसी भी टेंस को चेंज करने और पहचानने में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं WH वर्ड वाला। वह हर शनिवार को क्या लिखता है, वह हर शनिवार को क्या लिखता था, वह हर शनिवार को क्या लिखेगा। देखिए पहचान वही हो गई है, था, गा और ता है। तो यहाँ तो बनेगा व्हाट डज ही राइट एवरी सैटरडे। ये कैसे बना दोस्तों? उस चीज़ का आंसर है कि कविता लिखता है, तो उसको हमने हटा दिया सेंटेंस से। क्या का आंसर है? न्यू पोएम, तो न्यू पोएम तो हट गई और ये व्हाट आ गया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है दोस्तों। सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब और उससे पहले ही WH वर्ड लिखते हैं। व्हाट डज ही राइट एवरी सैटरडे, व्हाट डिड ही राइट एवरी सैटरडे, एंड व्हाट विल ही राइट एवरी सैटरडे। तो दोस्तों ये था मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट मेथड, जिसमें कंपैरिजन टेबल के द्वारा आपको तीनों तरह के इंडेफिनेट टेंस बताए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और तीनों तरह के टेंस आपको कंपैरिजन मेथड से अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।